देखिए विशेष कार्यक्रम सुप्रभातम डीडी न्यूज पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको इस वक्त की बड़ी खबरें। शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे ने फिर दोहराया महायुति के लिए बना शर्त समर्थन। कहा प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह जो कहेंगे होगा स्वीकार। तीनों दलों के बीच है समन्वय। संभल हिंसा की जांच के लिए न्यायिक समिति ने घटनास्थल का किया निरीक्षण। घटना की तह तक जाने का प्रयास कर रही है 3 सदस्यीय टीम। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का समाजवादी पार्टी पर वार। ईवीएम को लेकर सोशल मीडिया पर जारी दुष्प्रचार के खिलाफ एक्शन। महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने दर्ज कराई एफआईआर। चुनाव प्रक्रिया को लेकर भ्रामक दावे करने वालों पर होगी कार्रवाई। जबरन वसूली मामले में आम आदमी पार्टी विधायक नरेश बालियान कोर्ट में किए गए पेश। पुलिस हिरासत में देने को लेकर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट करेगी फैसला। फिरौती और गैंगस्टर से साठगांठ के गंभीर आरोप। सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन प्रतियोगिता में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन। पीवी सिंधु ने जीता महिला एकल खिताब। वहीं त्रिसा जॉली और गायत्री गोपीचंद ने महिला युगल खिताब किया अपने नाम। महाराष्ट्र में महायुति पूरी तरह से एकजुट है। ये बात शिवसेना के प्रमुख एकनाथ शिंदे ने दोहराई। शिंदे ने सतारा में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए दोहराया कि राज्य में मुख्यमंत्री पद के लिए प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह जो भी फैसला लेंगे उसका वो पूरा समर्थन करेंगे। जनता को जैसे सरकार चाहिए वैसे सरकार मिलेगा। मैंने बुधवार के दिन पूरी तरह मेरी भूमिका स्पष्ट की हुई है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री अमित भाई, भारतीय जनता पक्ष के अध्यक्ष नड्डा जी जो मुख्यमंत्री पद के बारे में तय करेंगे उसको पूरी तरह मैंने मेरा समर्थन दिया है। उसके लिए कोई किंतु परंतु नहीं है। एकनाथ शिंदे ने कहा कि महाराष्ट्र में जल्द ही सरकार का गठन हो जाएगा। उन्होंने कहा कि महायुति के तीनों घटक दलों में एकता है। निश्चित रूप से अभी मैं एक ही बात कहता हूं, सरकार स्थापित हो जाएगी, अच्छी तरह से हो जाएगी। कोई किसी में हमारे सभी तीनों दलों में समन्वय है। और हमें क्या मिला और इससे ज़्यादा हम जनता को क्या देंगे, महाराष्ट्र को क्या देंगे। अभी हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई है क्योंकि महाराष्ट्र की जनता ने हमें भर भर के दिया है। अभी हमें उनका विकास करना है। शिवसेना के नेता एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के सतारा में अपने पैतृक गांव से मुंबई रवाना हो गए हैं। रवानगी से पहले मीडिया से बात करते हुए शिंदे ने महायुति की एकजुटता को दोहराया। उत्तर प्रदेश में संभल हिंसा की जांच कर रही न्यायिक समिति ने आज घटनास्थल का दौरा किया। 3 सदस्यीय टीम ने भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच वहां के हालात का जायजा लिया और वस्तु स्थिति को जाना। टीम में आयोग के अध्यक्ष रिटायर्ड न्यायमूर्ति देवेंद्र अरोड़ा के साथ ही उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी एकी जैन और रिटायर्ड आईएएस अधिकारी अमित मोहन प्रसाद सदस्य के रूप में शामिल हैं। इस दौरान मुरादाबाद के आयुक्त, संभल के डीएम और एसपी समेत पुलिस प्रशासन के तमाम वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। मुरादाबाद मंडल के आयुक्त अंजनेय कुमार सिंह ने कहा कि जांच आयोग के अध्यक्ष और सदस्य घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने क्षेत्रों का निरीक्षण किया, साथ ही ढांचे का दौरा किया। साथ ही कमेटी द्वारा नुकसान के मूल्यांकन की समीक्षा भी की गई। जो जांच आयोग जो शासन के द्वारा गठित है उसमें माननीय अध्यक्ष और माननीय सदस्य दो व्यक्ति यहाँ पर पहुँचे थे। उनका जो हमें बताया गया जिस हिसाब से शेड्यूल और उसके हिसाब से हमने उसका प्रबंध किया था, उनका मूल उद्देश्य था जो जहाँ पे ये उपद्रव कारित हुआ उस पूरे एरिया का भ्रमण करना, उसको विजिट करना, और उन्होंने वैसा किया। उसके बाद उन्होंने रास्ते में जो कुछ लोग मिलना चाहते थे उनसे या बात करना चाहते थे, कुछ लोगों से उन्होंने बात भी की और हमसे जो सवाल पूछे हमने उसके भी जवाब दिए।
उन्होंने जो घटना थी, जिस जगह पे खास तौर पे सबसे ज़्यादा उपद्रव हुआ था, उस एरिया को भी देखा और स्ट्रक्चर का भी भ्रमण किया। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ी बात कही है। केजरीवाल ने कहा है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में अकेले चुनाव लड़ेगी। देश जनतंत्र है और स्वाधीन देश है, सबको अपनी अपनी यात्रा निकालने का अधिकार है। दिल्ली में कोई गठबंधन नहीं होगा। दिल्ली में 8 दिसंबर से भाजपा की परिवर्तन यात्रा की शुरुआत हो रही है, जिसको लेकर दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने यात्रा के उद्देश्य के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि दिल्ली से अवैध घूसखोरी और भ्रष्टाचार करने वाली आम आदमी पार्टी की सरकार को हटाना है। पदयात्रा सभी 7 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों से एक साथ शुरू होगी और प्रत्येक दिन राज्य के एक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र को कवर करेगी। दिसंबर के दूसरे सप्ताह में ये यात्रा प्रारंभ होगी। पर्पस सीधा सा एक है कि दिल्ली से इस भ्रष्टाचारी सरकार को, जो बिजली नहीं दे पाई, पानी नहीं पिला पाई, सड़क नहीं बना पाई और अपना शीश महल बनाती है, लूटपाट करती है, अवैध घूसखोरी करते हैं, अवैध वसूली करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं। इस परिवर्तन यात्रा के माध्यम से दिल्ली की जनता अपना मन बताएगी कि हाँ, अब इस सरकार की रवानगी का टाइम आ गया है। भाजपा नेता मनोज तिवारी ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल नाटक के किंग हैं। वो कोई भी नाटक कर सकते हैं और अभी उन्होंने मिनरल वाटर डलवा के एसिड जैसा दिखाने की कोशिश की। अरविंद केजरीवाल नाटक के किंग हैं। इस समय वो जिस प्रकार से दिल्ली की विश्वास खो चुके हैं, वो कोई भी नाटक कर सकते हैं। अभी उन्होंने कल मिनरल वाटर डलवा के एसिड जैसा दिखाने की कोशिश की। मुझे लगता है कि वो सारी साजिशों का हिस्सा है, उनका जांच हो रही है। लेकिन हम तो एक और मुझे आशंका हो रही है, अरविंद केजरीवाल कोई भी बड़े से बड़ा साजिश कर सकते, वो अपने ऊपर अगल बगल गोली भी चलवा सकते हैं। अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा को इस समय बहुत केयरफुली देखना चाहिए और अरविंद केजरीवाल जैसे साजिशबाज से दिल्ली को सावधान रहना चाहिए। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने गिरफ्तार आम आदमी पार्टी विधायक नरेश बालियान को राजधानी कोर्ट में पेश किया। कुख्यात गैंगस्टर कपिल सांगवान और नरेश बालियान के बीच रंगदारी का ऑडियो क्लिप सामने आने के बाद कल उनकी गिरफ्तारी हुई थी। ऑडियो में नरेश बालियान और गैंगस्टर अमित सांगवान के बीच व्यापारियों से फिरौती मांगने संबंधी बातें हुई थी। चुनाव आयोग ने ईवीएम और गलत जानकारी फैलाने वालों के खिलाफ सख्त हिदायत दी है। इसके साथ ही सैयद शुजा के खिलाफ मुंबई में फिर से एफआईआर दर्ज की गई है। दिल्ली और मुंबई पुलिस इस मामले में सक्रिय रूप से जांच कर रही है। इससे पहले चुनाव आयोग ने सैयद शुजा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी, जो कथित तौर पर दूसरे देश में छिपा हुआ है और मामले को आगे बढ़ाने के लिए संबंधित अधिकारियों को पत्र लिखा गया है। इसके अलावा चुनाव आयोग ने कहा है कि जो भी व्यक्ति झूठे आरोप लगाने, गलत जानकारी फैलाने के खिलाफ करेंगे ऐसे कृत्य, तो उनके खिलाफ कड़े आपराधिक कदम उठाए जाएंगे। इसके साथ ही ईवीएम के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगाने या ऐसे मामलों को सनसनीखेज बनाने की कोशिश जो भी करेगा, उसके खिलाफ भी कानून के तहत कदम उठाए जाएंगे। महान स्वतंत्रता सेनानी राजा महेंद्र प्रताप सिंह की 138वीं जयंती के मौके पर दिल्ली में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ इस कार्यक्रम में शामिल हुए। राजा महेंद्र प्रताप सिंह के जीवन पर आधारित किताब द लास्ट किंग का भी विमोचन किया गया। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति ने कहा कि इतिहास में बहुत से ऐसे महापुरुष हुए हैं जिनका योगदान भुला दिया गया, जो देश का गौरव है, लेकिन अब उन सच्चे मार्गदर्शकों को याद किया जा रहा है। हमने लंबे समय तक उन लोगों की अनदेखी कर दी जो हमारे मार्गदर्शक रहे। सच्चे मायने में उन्होंने देश के लिए सर्वोच्च निछावर किया है। जनजातीय दिवस अब मनाना चालू किया है। क्या उम्र थी बिरसा मुंडा की, चलो देर आए दुरुस्त आए। पराक्रम दिवस पश्चिम बंगाल का राज्यपाल था नेताजी सुभाष। राजा महेंद्र प्रताप तो उनके पहले थे। एक तरीके से नेताजी
कि इंडियन नेशनल आर्मी की शुरुआत करने वाले वो थे। मध्य प्रदेश के इंदौर में विश्व एड्स दिवस पर देवी अहिल्या विश्वविद्यालय सभागृह में आयोजित कार्यक्रम में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा शामिल हुए। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा सहित अन्य जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। विश्व एड्स दिवस के दिन एड्स के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए थीम सॉन्ग को भी रिलीज किया गया। इसके पहले केंद्रीय मंत्री ने एड्स जागरूकता को लेकर प्रदर्शनी का शुभारंभ और अवलोकन किया। इस दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने प्रदर्शनी में एड्स जागरूकता को लेकर काम कर रहे प्रतिनिधियों से संवाद भी किया। इस दौरान जेपी नड्डा ने एड्स बीमारी से लड़कर जंग जीतने वाले अलग अलग राज्यों से आए लोगों को सम्मानित भी किया। एक तरीके से HIV को, एड्स को और उसके खिलाफ जो जंग चल रही है उसको डेडिकेट और रीडेडिकेट करने का दिवस है। और इसके साथ साथ ये रीट्रेन करने का है, फिर से लोगों को बताने का है कि एड्स को की रोकथाम के लिए हम सब लोग समर्पित हैं। और आज के दिन हम अपने आप को नई उत्साह, ऊर्जा, स्फूर्ति लेकर एड्स के रोकथाम में अपने आप को लगाएंगे। इसका देश के समर्पण के लिए यह दिन हमको ध्यान में रखना चाहिए। भारत में HIV संक्रमण के नए मामलों की बात की जाए तो इसमें सालाना करीब 44% की गिरावट दर्ज की गई है, जबकि इसी दौरान वैश्विक स्तर पर यह गिरावट 39% रही है। और ये संभव हुआ है सरकार की बेहतर नीति, रणनीति और जागरूकता कार्यक्रम से। ये हैं मोना बलानी। मोना बीते 25 साल से HIV वायरस से संक्रमित हैं। HIV संक्रमण की जानकारी के बाद भी मोना घबराई नहीं और अपना इलाज कराया। नतीजा, आज मोना आम आदमी की तरह बेहतर जीवन जी रही हैं। हम जब अपना जीवन अंधेरे में जी रहे थे तभी एक रोशनी की किरण दिखी जब सरकार ने ये दवाइयाँ फ्री शुरू की, निःशुल्क शुरू की। अब वो निःशुल्क उपचार लेकर हज़ारों लाखों लोग अपनी ज़िंदगी अच्छे से जी रहे हैं। 2017 में वायरल लोड के लिए राष्ट्रीय नीति लेकर आया। अब हमें पता चल सकता है कि हमारे शरीर में वायरस की संख्या कितनी है। मोना अकेली नहीं है, उनके जैसे लाखों लोग HIV का इलाज कराकर सरकार की ओर से मिल रही मुफ्त इलाज की सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं। आई थिंक ये राइट्स पाथ लेने के लिए हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं नैको का कि उन्होंने हमारे अधिकारों के लिए बहुत काम कर रहे हैं ताकि हमारे अधिकार हम लोग ले पाएँ, चाहे वो सामान्य से जीने का अधिकार है या फिर हमारे को स्वास्थ्य का अधिकार है। आज उसी की वजह से हम लोग जो है सिर्फ ART ही नहीं और भी अगर कोई दिक्कत होती है तो हमारे को जो है आराम से हमारा इलाज होता है और जिससे हमारे को बाधा नहीं होती है। भारत सरकार का एक 1097 हेल्पलाइन है। उसके अलावा नैको ने, नेशनल एड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने अपना ऐप बनाया है। वो सारा बहुत अच्छी जानकारी वहाँ पे मिलती है, जहाँ पे आप सिर्फ HIV के बारे में नहीं, उसके साथ STIs के बारे में भी जान सकते हैं। जानकार रहे, स्वस्थ रहे। केंद्र सरकार की बेहतर नीति, रणनीति और जागरूकता कार्यक्रम का ही नतीजा है कि बीते एक दशक में देश में HIV संक्रमण के नए मामलों में सालाना करीब 44% की गिरावट दर्ज की गई है, जबकि इसी दौरान वैश्विक स्तर पर यह गिरावट 39% ही रही है। बावजूद इसके किशोरों में HIV संक्रमण के मामले एक बड़ी चुनौती के रूप में सामने आ रहे हैं। 95% HIV संक्रमित लोगों को अपना HIV स्टेटस मालूम हो, उनमें से 95% लोग दवा ले रहे हों और उनमें से 95% की बीमारी पूरी तरह से कंट्रोल में हो। इन तीनों पैरामीटर्स पर जो एडोलेसेंट्स हैं वो एडल्ट से पीछे हैं। उनको एक सही प्रकार की केयर देना हमारी जिम्मेदारी है। देश में अभी 25 लाख से अधिक लोग HIV संक्रमित हैं। साल 2023 में 68,000 से ज्यादा नए संक्रमण के मामले दर्ज हुए। HIV संक्रमण का सबसे बड़ा जरिया इंजेक्शन से लिया गया ड्रग्स है। जाहिर है जागरूकता और बचाव से ही HIV एड्स से बचा जा सकता है। नितेंद्र सिंह की रिपोर्ट, DD न्यूज। और इसी के साथ इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें कि 2 दिन की पुलिस हिरासत में भेजे गए हैं नरेश बालियान, आम आदमी पार्टी के विधायक, जिन्हें पुलिस ने
गिरफ्तार किया था, रिमांड की थी उनकी। और आपको बता दें कि धन उगाही मामले में ये गिरफ्तारी हुई है। क्राइम ब्रांच ने दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में उन्हें पेश किया था। तो इस वक्त की बड़ी खबर, धन उगाही के मामले में नरेश बालियान, जो कि आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, उन्हें गिरफ्तार किया गया था। क्राइम ब्रांच ने दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया था। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे हमारे सहयोगी विकास सारथी का। विकास, पहले पुलिस गिरफ्तार करती है, फिर पूछताछ होती है, और अब 2 दिन के लिए जो है क्राइम ब्रांच की ये जो बड़ी कार्रवाई हुई है, जबरन वसूली का ये जो पूरा मामला था, इस पर हमने देखा सियासत भी बहुत हुई। और अभी ताजा अपडेट क्या है आपके पास? विकास, आप सुन पा रहे हैं? जैसा मैं कह रहा था कि उत्तम नगर से जो विधायक हैं आम आदमी पार्टी के बालियान, इनकी एक ऑडियो क्लिप वायरल हुई थी जिसमें एक गैंगस्टर के साथ बातचीत करते हुए उस ऑडियो में कहा गया है किसी बिजनेसमैन से वसूली की बातें की जा रही हैं। इसी का संज्ञान लेते हुए और इसके अलावा शिकायत भी मिली थी दिल्ली पुलिस को, इसको लेकर के दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। क्राइम ब्रांच ने बालियान को गिरफ्तार करके पूछताछ की। जाहिर है कि पुलिस उनसे जो पूछताछ की उससे संतुष्ट नहीं है और इसीलिए कस्टोडियल इंटेरोगेशन चाहिए थी पुलिस को। और आज जब उनको पेश किया गया राउज एवेन्यू कोर्ट में, जो MP MLA स्पेशल कोर्ट है, वहां पर उनको ले जाया गया। हालांकि क्राइम ब्रांच चाहती थी कि 5 दिन की हिरासत मिले, पूछताछ के लिए 5 दिन को चाहिए थे, लेकिन फिलहाल कोर्ट ने 2 दिन की हिरासत उनकी दे दी है। और अब क्राइम ब्रांच उनसे पूछताछ करेगी कि उनके क्या इस तरह के संबंध हैं जिसकी बातें आ रही हैं शिकायत के तौर पर। और एक ऑडियो क्लिप वायरल हुआ है, वो ऑडियो क्लिप क्या उन्हीं का है, उसका सोर्स क्या है, फिर आगे चल के यही सारी बातें जो भी उनसे स्टेटमेंट पुलिस लेगी वो आगे की कार्रवाई का आधार बनेंगे। तो जो एक प्रक्रिया होती है उसके तहत अभी दिल्ली पुलिस को कस्टडी मिल गई है और बालियान को अब पुलिस के सवालों का पूछताछ करना है। और जैसे कि होता क्या है कि जब तक हिरासत नहीं मिलती तब तक आरोपी की कोशिश ये होती है कि किसी तरह से वो सवालों से बचे, और इसीलिए पुलिस ने ये हिरासत मांगी है कि वो कहीं पर भी किसी सवाल से बचने की कोशिश ना करे और जो उनसे पूछा जा रहा है उसका स्पष्ट जवाब दे। ठीक है, लेकिन विकास, क्या जो 2 दिन की कस्टडी है इसे बढ़ाया भी जा सकता है? बिल्कुल, बहुत ज्यादा संभावना है इसकी पराक्रम। अक्सर हमने देखा है कि जो एजेंसी, चाहे पुलिस हो या CBI हो, जितने दिन की हिरासत शुरू में मांगती है उतनी कोर्ट नहीं देती, क्योंकि जो आरोपी हैं उनके वकील भी जिराया करते हैं कि क्यों चाहिए इतनी लंबी हिरासत। लेकिन जाहिर है जब 2 दिन बाद जब उनकी कस्टडी ओवर होगी और उनको ले जाया जाएगा तब पुलिस बताएगी कि अब तक की पूछताछ में क्या हासिल हुआ और कौन से ऐसे बिंदु हैं जिन पर उनके जवाब इवेसिव रहे हैं और इसीलिए पुलिस को उनकी और ज्यादा कस्टडी की जरूरत है, ज्यादा पूछताछ करनी है। तो इसकी काफी संभावना होती है कि कोर्ट दोबारा पुलिस कस्टडी दे दे, और जितना जैसे 5 दिन की मांग रहे तो अभी 2 दिन की दी थी, हो सकता है अगली बार 3 दिन की कस्टडी और दे दे। तो इसकी काफी संभावना होती है फर्क। लेकिन विकास, जब हम ये देख रहे हैं कि समय दर समय पर आम आदमी पार्टी के जिस तरीके से जो नेता हैं, चाहे फिर अरविंद केजरीवाल हों, तमाम सारे मंत्री हों, और अब ये नरेश बालियान की ये जो ऐसे उजागर हो रहे हैं, इनके सारे जो किए गए काम हैं, सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी जो कि भ्रष्टाचार पर उनके जो आरोप लगे वो साबित भी हुए, तो सीधे तौर पर एक संदेश भी जाता है दिल्ली की जनता के बीच में भी कि आखिर आम आदमी पार्टी किस तरीके के भ्रष्ट नेता इसके सामने से निकल रहे हैं। देखिए, काफी समय से विवाद चल रहा है आम आदमी पार्टी के नेताओं को लेकर। ये तो विधायक हैं, मंत्रियों को लेकर के भी आपने देखा, सत्येंद्र जैन से ये पूरी चीजें शुरू हुई थी। सबसे पहले वो गिरफ्तार हुए थे, उसके बाद खुद मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा, अरविंद केजरीवाल को, और किसी और को मुख्यमंत्री बनाना पड़ा। तो ये विवाद लगभग पिछले 2-3 सालों से लगातार पार्टी के साथ चल रहे हैं। और आपने देखा कि हाल ही में पार्टी के अंदर से भी इसको लेकर के विरोध के स्वर उभरे। कुछ लोगों ने महत्वपूर्ण पदों पर रहने वाले मंत्रियों ने, जिनमें कैलाश गहलोत थे, उन्होंने इस तरह की बातें कही, पार्टी छोड़ी। स्वाति मालीवाल उससे पहले जो पार्टी से जुड़ी थी, उन्होंने पार्टी छोड़ी। तो एक निश्चित तौर पर काफी समय से विवादों में चल रही है और इसका असर पार्टी के जो आंतरिक व्यवस्था उस पर भी पड़ा है। और जहां तक वोटर की बात है तो उसके पास मौके हैं। अब जैसे दिल्ली असेंबली इलेक्शन पास आ रहा है तो इस तरह की चीजों की प्रतिक्रिया चुनावों में भी देखने को मिल सकती है। लेकिन जो एक बेदाग छवि की पार्टी का जो एक पूरा जो ऑरा था आम आदमी पार्टी का, जो उसने गढ़ा था शुरुआत में, वो टूटता हुआ दिखा है, खासतौर से पिछले 3 सालों में अलग अलग स्कैम में फंसे होने की वजह से। बिल्कुल विकास, क्योंकि आम आदमी पार्टी जो कि भ्रष्टाचार के को मुद्दा बना करके सत्ता में काबिज हुई थी, और उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री से लगा करके, मंत्री से लगा करके जो तमाम सारे विधायक हैं वो सब उनके भ्रष्टाचार अब उजागर हो रहे हैं। तो ऐसे में क्या समझा जाए
क्या दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी कोई कार्रवाई करेगी पार्टी के विधायक के खिलाफ? बिल्कुल, देखिए इसमें अगर आप पिछले कुछ दिनों का जो पूरा एक जो भी घटनाएं घटी हैं उनको देखें तो बीजेपी नरेश बालियान के खिलाफ हमलावर थी पिछले कुछ दिनों से, जब से ऑडियो क्लिप आया था और पार्टी की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। उल्टा ये कहा जा रहा है पार्टी की तरफ से कि ये मॉफ्ड ऑडियो है, उनको फंसाया जा रहा है। तो कोई कार्रवाई नहीं होने के बाद शिकायतें भी पहुंची दिल्ली पुलिस तक। बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वायरल जो क्लिप है वो तो पहले से ही पब्लिक डोमेन में काफी लोगों के बीच वायरल है। तो यही सब, इन सब चीजों को देखते हुए हालांकि एमएलए के खिलाफ कार्रवाई अरविंद केजरीवाल को करनी चाहिए, मुख्य समन्वयक, मुख्य संयोजक के तौर पर, जो पार्टी के जो सबसे कर्ता धर्ता हैं, लेकिन उन्होंने खुद बचाव किया है अपने एमएलए का। तो इसीलिए ऐसा लगता नहीं कि अब कोई बदलाव दिखेगा पार्टी की स्ट्रेटजी में, क्योंकि उन्होंने शुरुआत में एक लाइन ये ली है कि उनके नेताओं को फंसाया जा रहा है। उसी कड़ी में वो बालियान को भी गिन रहे हैं कि ये सारी मॉफ्ड ऑडियो है, ये सब कहीं भी इसको लेकर के पार्टी स्वीकार नहीं कर रही है इन आरोपों को। तो वही स्थिति लगता नहीं कि आने वाले दिनों में कोई बदलाव होगा। लेकिन देखिए, अरविंद केजरीवाल एक ऐसे मुख्यमंत्री जो दिल्ली के पूर्व रहे हैं, वो तो सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि हमारे खिलाफ साजिश हो रही है, और वो सीधे सीधे जो आरोप लगा रहे हैं वो केंद्र सरकार पर लगा रहे हैं। और ये नरेश बालियान की गिरफ्तारी पर भी उन्होंने कहा कि साजिश के तहत उन्हें फंसाया जा रहा है। लेकिन जो तमाम सबूत मिले हैं, ऑडियो क्लिप जो सामने आया है, और उसके बाद जिस तरीके से तफ्तीश जारी है इस पूरे मामले में, जो पूछताछ जारी है इस पूरे मामले में, तो तथ्य के आधार पर ही तो फिर कोई कार्रवाई होगी। बिल्कुल पराक्रम, जो 2 दिन अब पुलिस पूछताछ करेगी, क्राइम ब्रांच के पास जरूर कुछ लीड्स होंगे। हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ एक ऑडियो क्लिप के आधार पर पुलिस एक बड़ी कार्रवाई करेगी और एक एमएलए को गिरफ्तार करेगी। संभव है कि पुलिस के पास और भी लीड्स हैं जिनका खुलासा अभी नहीं किया जा रहा है। चाहे वो आप जानते हैं कि जो ये इस तरह के संदिग्ध लोग हैं, जैसे ये गैंगस्टर है जो बाहर से अपना संचालन कर रहा है, इस तरह के लोगों को ट्रैक करना, उनकी किन से बातचीत होती है, इन सब चीजों को लेकर के दिल्ली पुलिस का एक सेल है जो कि लगातार ऐसे लोगों पर निगरानी रखता है। तो उम्मीद ये भी है कि आने वाले दिनों में जब कोर्ट के सामने बात रखी जाएगी पुलिस की तरफ से कि कस्टडी में उनको क्या क्या, जो पहले सोशल मीडिया में चलाई थी, उसके खिलाफ ऑलरेडी पहले मैटर पेंडिंग है, सब जुडिस है। अभी भी वहाँ एडिशनल सिविल जज के यहाँ पेंडिंग है, जिसमें कल डेटेबल थी। अरेस्ट ऑफ ग्राउंड्स को भी आपने चैलेंज किया? अरेस्ट ऑफ ग्राउंड को चैलेंज, क्योंकि कोई ग्राउंड है ही नहीं। क्राइम ब्रांच कहीं भी कोई भी ग्राउंड ऐसे नहीं बता पाई कि इस ग्राउंड के वजह से। तो इस वक्त की बड़ी खबर, क्राइम ब्रांच ने दिल्ली की राज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया था नरेश बालियान को, और 2 दिन की पुलिस कस्टडी में उन्हें भेजा गया है। विकास, सीधे तौर पर अब हम ये देख रहे हैं कि अभी हम उनके वकील को भी सुन रहे थे, और इसके पहले भी जो तमाम सारी चीज़ें कि कोई ग्राउंड नहीं है गिरफ्तारी का, और लेकिन आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं, भ्रष्टाचार के आरोप में, धन उगाही के मामले में जब कार्रवाई होती है तो सीधे तौर पर सिस्टम को नकार देना, सीधे तौर पर केंद्र सरकार पर हमला कर देना, इन सब का क्या मतलब रह जाता है फिर? देखिए, दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं, तो इस वक्त आम आदमी पार्टी की कोशिश यही होगी कि वो जो बात अरविंद केजरीवाल कह रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि उनको पॉलिटिकल कारणों से निशाना बनाया जा रहा है, वो इसको यही रंग देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये उनके लिए मुफीद है। जहां तक अभी उनके जो वकील हैं नरेश बालियान के, जो कह रहे थे कि कोई ग्राउंड नहीं बनता है, तो पराक्रम, जब अगली बार इनको पेश किया जाएगा तो इस बात की पूरी उम्मीद है कि कुछ बातें और पुलिस की तरफ से रखी जाएंगी। जी बिल्कुल। पहले ही दिन सारी चीजें पुलिस पब्लिक में उजागर नहीं करती है। जैसा हम बात कर रहे थे पहले कि जो इस तरह के संदिग्ध लोग हैं, जो गैंगस्टर हैं, बाहर से कार्रवाई अपनी कर रहे हैं, इन लोगों को लगातार जो सेल है, दिल्ली पुलिस के सेल हैं, वो स्पेशल सेल हो या क्राइम ब्रांच हो, ये इन लोगों को ट्रैक करते रहते हैं। तो क्या और बातचीत हुई है, क्या इसको लेकर के कॉल रिकॉर्ड्स ऑफिशियल भी पुलिस के पास हैं, ये सारी बातें आने वाले दिनों में साफ होंगी। जब पुलिस और ज्यादा पूछताछ के लिए अगर कस्टडी मांगती है तो उसको और बातें बतानी होंगी कोर्ट को, और तब स्थिति और स्पष्ट होगी। जैसा भी उनके वकील कह रहे थे कि कोई बड़ी ठोस वजह कोई नहीं दिखती क्राइम ब्रांच की कार्रवाई की, तो किसी एमएलए के खिलाफ पुलिस अगर कार्रवाई कर रही है तो जरूर पुलिस के पास कुछ ना कुछ लीड्स होंगी, कुछ ना कुछ प्राइमरी एविडेंस होंगे, जिनके आधार पर ही पुलिस ने इस तरह की कोई कार्रवाई की। बहुत बहुत धन्यवाद विकास सारथी इस तमाम जानकारी के लिए। तो नरेश बालियान को 2 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा गया है। अब देखना होगा कि ये जो जांच प्रक्रिया है वो आगे पूछताछ के बाद
किस स्थिति की ओर आगे बढ़ती है। फिलहाल रुक रहे हैं यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए डीडी न्यूज। बढ़िया है, क्यों है? प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया। नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी AI से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाह, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ। फ्यूचर सेट है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है उसके लिए कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है। आज पाकिस्तान में अब हिंदू बचे नहीं। अगर उस समय बाबा साहेब अंबेडकर की बात मान ली गई होती, सारे मुसलमानों को पाकिस्तान जो ज्वाइंट पाकिस्तान था और सारे हिंदू को हिंदुस्तान भेज दिया गया होता, तो आज न पाकिस्तान की चर्चा अब होती नहीं और बांग्लादेश में हिंदुओं की दुर्दशा नहीं होती। आज राहुल गांधी की जुबान बांग्लादेश के हिंदुओं पर नहीं, वो 2 तारीख को कहाँ जाएंगे? संभल जाएंगे पॉलिटिकल टूरिज्म करने। कांग्रेस वोट बैंक की राजनीति करती है, प्रो इस्लाम उनको वोट दिखता है मुसलमानों के साथ, इसीलिए वो संभल जा रहे हैं। और किसी ऐसे हिंदुओं के ऊपर अगर होता है तो वहाँ इनकी जुबान नहीं खुलती। देश के सार्वजनिक प्रसारक प्रसार भारती ने OTT प्लेटफॉर्म के क्षेत्र में कदम रखते हुए हाल ही में वेव्स की शुरुआत की है। यह डिजिटल मीडिया और OTT दर्शकों को एक संपूर्ण इंफोटेनमेंट इकोसिस्टम देता है। अगर आपको भी चाहिए फ्री में शानदार कंटेंट तो आज ही डाउनलोड करें। QR कोड के जरिए भी आप वेव्स ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। और इसी के साथ ही समाचार में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DD न्यूज। नमस्कार।